नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। आज बात करेंगे एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे की जो इस देश में इस वक्त चर्चित बना हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि उच्च शिक्षा नीति को लेकर इस देश ने जंतर मंतर पर जो तस्वीरें देखी थी, अब उसका अपडेट वर्जन जेन अल्फा इन दिनों जमीनी हकीकत दिखा रहा है कि सरकारी व्यवस्थाओं का सरकारी स्कूलों में क्या हाल है। न सिर्फ इस देश की बल्कि उत्तर प्रदेश की जो तस्वीरें अलग अलग इस सरकारी स्कूलों की, वो कहीं ना कहीं विचलित कर रही है। क्योंकि सरकार कहती है कि बड़ा बजट जारी किया गया है, कायाकल्प किया जा रहा है लगातार स्कूलों का, और अच्छी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, स्मार्ट क्लासेस दिए जा रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, ये नेशन नाउ समाचार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। क्योंकि सवाल ये कि बजट बढ़ा तो फिर स्कूल बदहाल क्यों है साहब। ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों से, और सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, उन प्रदेशों से जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, बिहार से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, तमाम अलग अलग प्रदेशों से जो तस्वीरें आई हैं शिक्षा को लेकर, जो अब जेन अल्फा यानी कि जो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं वो जिस तरह से अब आवाज उठा रहे हैं, तो सवाल उठता है साहब कि अगर आप इतना मोटा बजट जारी कर रहे हैं, इतने दावे कर रहे हैं, तो आखिर ये जो तस्वीर नजर आ रही है ये क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है। और यकीन मानिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उन्हीं सरकारी स्कूलों के मिड डे मील की व्यवस्था है साहब, जहां पर आप कहते हैं कि नहीं, एमडीएम बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, पौष्टिक आहार वाला भोजन मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है बच्चों को। देखिए, इन थालियों में झांकिए और कोशिश कीजिए ढूंढने की कि ये प्रोटीन युक्त भोजन है। और यकीन मानिए, ये जो बच्चे हैं ये सिस्टम से सवाल कर रहे हैं, ये राजनीति से सवाल कर रहे हैं, ये सियासत से सवाल कर रहे हैं, लिख रहे हैं रोटी की भूख पर खड़िया से लिख रहे हैं कि साहब ये बताइए कैसे हमारी थाली में नून रोटी परोस कर 15 अगस्त आ रहा है, आप कैसे बजा लेंगे वो गाना कि इस देश के नेता तुम ही हो कल के, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के। साहब लाज नहीं आएगी क्या? सिर्फ तिरंगे को सलामी दे करके, स्कूलों में तिरंगा फहरा करके और एक कार्यक्रम आयोजित करके 2 लड्डू बांट देने के बाद ये तस्वीरें कहां छुपा ले जाएंगे साहब। अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं आपको एक बार, क्योंकि बहुत बार सवाल उठेंगे कि साहब ये एक ही स्कूल की ये व्यवस्था है। ऐसे में जरा अलग अलग स्कूलों की तस्वीरें देखिए। ये चंदौली का विद्यालय है। अब से कुछ दिन पहले यहां बच्चों के खाने में कीड़ा निकला है साहब। तमाम लोग कहेंगे कि कीड़ा निकला है एक आध बार, लेकिन वहां के प्रधानाचार्य ने खुद स्वीकार किया। ये तस्वीरें फिरोजाबाद के सरकारी विद्यालय की है। ये साहब, ये बच्चे थाली धुल कर जा रहे हैं, अब इसी थाली में खाना इन्हें मिलेगा, परोसा जाएगा, ये बच्चे खाना खाएंगे। समझिए कि भूख को धोया जा रहा है। यहाँ पर ये बच्चे इन थालियों को नहीं धो रहे हैं, इस गंदे पानी से धोने के बाद अब बच्चे इसी थाली में भोजन भी करेंगे। और तस्वीरें दिखाइए एक बार जरा। ये बलिया की तस्वीरें हैं। वाह, क्या जबरदस्त ये तमाचा है सरकारी सिस्टम पर, उस व्यवस्थाओं पर, उन दावों पर। साहब थाली नहीं है यहां पर, हाथ में रोटी पकड़ा दी गई है बच्चों को, और देखिए कितना खुश है। क्यों? क्योंकि फर्क नहीं पड़ता आपको इनकी संवेदनाओं से, इनके जो मन में विचार है उससे, इनकी वैल्यू नहीं पता है किसी को। और तस्वीरें दिखाइए जरा। और ये उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं। ये रायबरेली, ये मौत की इमारत में बच्चे बैठ रहे हैं। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। और साहब सिर्फ जानकारी है कि महज 10 साल पहले ये बिल्डिंग बनाई गई है, ये इमारत बनाई गई है। और तस्वीरें देखिए क्या हालात हो रखे हैं। अब इन विद्यालयों में टीचर पढ़ाएंगे, बच्चे बैठेंगे, जान जोखिम में है, फर्क नहीं है किसी को, क्योंकि वही लाशों की कीमत लगा दी जाएगी अगर कोई हादसा होता है। संवेदना के 2 बोल बोल दिए जाएंगे, कड़ी मजम्मत कर दी जाएगी, जांच बैठा दी जाएगी, और उसके बाद खत्म कहानी। होने दीजिए, हादसे होते रहते हैं, कि कोई पहला हादसा थोड़ी होगा। लेकिन सरकार से सवाल तो उठेगा ना कि ऐसे सिस्टम की तस्वीरें देखने के बाद
आप कैसे कह लेते हैं कि तमाम बजट जो जारी किया, ये सीतापुर की तस्वीरें देखिए और ये आज की तस्वीरें हैं, और मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये मसाला मिलाकर जो पानी परोसा जा रहा है, आप इसे आलू की सब्जी कहते हैं। लगाइए ना सीबीआई और सीआईडी टाइप की कोई एजेंसियां, ढूंढ के दिखाए इसमें आलू कहां है। और ये साहब, ये बच्चे इसी देश के हैं जिनको आप भविष्य बताते हैं, ऐसे रोटियां फेंक कर दी जाएंगी। ये मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर भी है। क्या बात है साहब, नून रोटी, नून पूड़ी, माफ कीजिएगा पूड़ी दे रहे हैं, नमक और पूड़ी परोस दिया गया है। आते हैं, चर्चा की शुरुआत करेंगे इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर, क्योंकि अखिलेश यादव एक तरफ दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की बदहाली जो है, ये मिड डे मील की जो बदहाली है, ये हमारी सरकारों में नहीं हुआ करती थी। 26,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सरकार कह रही है कि साहब कोई एक भी स्कूल बंद नहीं हुआ है, मर्जर किया गया है। तो ये दावे जो दिखाए जा रहे हैं, इनके फैक्ट चेक क्या है, इनका आधार क्या है, कैसे जनता के बीच इन दावों को रखा जा रहा है, उस पर बहस करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ विकास पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए। समाजवादी पार्टी से विवेक भाई हैं, विवेक पांडे जी, वो भी अपना पक्ष रखेंगे। आसिफ नियाजी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। राजेश गौतम जी हैं, शिक्षा प्रकोष्ठ कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं और तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। रिटायर्ड टीचर है सुशील त्रिवेदी साहब, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत आपसे कर रहे हैं विकास पांडे साहब, इन तस्वीरों के साथ कैसे बजाइएगा 15 अगस्त को गाना, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। लाज नहीं आएगी क्या, ये बच्चे पूछ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, दिखा रहा हूं मैं। उमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनम्यूट कर लीजिए विकास भाई, अनम्यूट कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। विकास जी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही प्लीज, और अगर कुछ टेक्निकल इशू है तो मैं दूसरे मेहमान। हाँ, मुझे लग रहा है कि आप देखिए आवाज आ रही है। बोलिए 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 विकास जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी आपका। उमेश जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके की चीजें आपने अपने विश्लेषण में, और आपके जो भी ग्राउंड स्टाफ होगा, जो भी आपके पत्रकार बंधु होंगे, उन्होंने इसे कवर करने का काम किया, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि सरकार भी इसे सकारात्मकता से लेने का काम करेगी। क्योंकि आपको याद हो कि आज से ठीक 1 या 1.5 साल पहले जब इसी तरीके की खबर प्रकाशित हुई थी, तो स्कूल के पूरे हेडमास्टर सहित पूरे स्टाफ को सस्पेंड करने का काम हमारी सरकार ने किया था। और ये इसीलिए किया था क्योंकि इस तरीके की चीजें हम कतई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और लगातार क्यों तैयार नहीं है, उसका भी कारण है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बजट का रोना रो दिया जाता है, कई बार इस तरीके की चीजें कही जाती है। लेकिन आज हमारी सरकार के अंदर आपको जान करके हैरानी होगी, 2016-17 का बजट शिक्षा को लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 28,000 करोड़ था, और आज वो बजट बढ़कर के 1,13,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर का बजट माननीय योगी जी की सरकार ने शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए और देने का काम किया है। और उसका परिणाम भी है, ऐसा नहीं है कि उसका कहीं ना कहीं आपने जिन स्कूलों की तस्वीर दिखाई है, इसके उलट कई ऐसे स्कूल भी मिलेंगे, उन्हीं जनपदों में मिलेंगे जो स्कूल मुझे लगता है कई प्राइवेट स्कूल को भी फेल करने का काम करेंगे। इतनी अच्छी वहां पर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे तमाम सी स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था हो, करने का काम माननीय योगी जी की सरकार ने बजट के माध्यम से दे करके करने का काम किया है। लेकिन यह भी तय है कि अभी हमने वो लक्ष्य हासिल नहीं किया है जिस लक्ष्य के लिए हमने ये लड़ाई शुरू की थी 2017 में। आपको याद हो कि मैं 28,000 करोड़ के बजट का जिक्र ही इसीलिए कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जो बजट देने का काम किया, वो मुझे लगता है बंदर बांट के माध्यम से बजट देने का काम किया होगा। और मैं एक चीज आपको और इसमें जोड़ूंगा उमेश भाई जी। उमेश भाई, अभी कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया की जो न्यूज एजेंसी है स्पेशल ब्रॉडकास्ट सर्विसेज, उसने रायबरेली के सराय मानिक स्कूल की व्यवस्था को लेकर के, वहां के अध्यापकों को लेकर के, वहां की शिक्षा को लेकर के एक आर्टिकल छापा था, आपने यहाँ प्रशंसा की थी उसकी। तो ये बदला है उत्तर प्रदेश, ऐसा नहीं है नहीं बदला है, उत्तर प्रदेश बिल्कुल बदला है। लेकिन कई ऐसी जगह है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मिड डे मील का पैसा नीचे तक पहुंचा, अब उसकी जिम्मेदारी निश्चित तौर पर नीचे इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक और जो भी वहां पर संबंधित व्यक्ति होता है उसकी होती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही या उनकी जानबूझ के अकर्मण्यता या कोई भी वजह इस तरीके की है, तो उसको हमारी सरकार बड़ी गंभीरता से लेगी और इस पर जरूर हम कार्रवाई करेंगे, जो हमारे हाथ में संज्ञान में डालने का काम। आपने तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो आपने बताया कि साहब ये कुछ स्कूलों की तस्वीरें, जैसा हम पहले इंट्रो में भी बता चुके थे कि यही आरोप लगाया जाएगा कि कुछ एक स्कूलों की तस्वीरें दिखाकर पूरे सिस्टम पर सवाल उठाया जा रहा है।
आपने भी वही चीज की कि ये कुछ स्कूल हैं जहां पर ये दुर्दशा है, बाकी की जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर है। नंबर दूसरा, आपने एक विदेशी एजेंसी का जिक्र किया कि एक पर्टिकुलर एक स्कूल को लेकर के उसने जो आर्टिकल छापा, ठीक है, वो भी बहुत बढ़िया बात है। तीसरा, आपने कहा कि जो बजट है वो भरपूर दिया जा रहा है, और साहब सरकार जारी कर दे रही है। अब ये निचले स्तर के लोग जाने, प्रधानाचार्य जाने, बाकी जिम्मेदार जाने कि आखिरकार बच्चों तक ये व्यवस्था क्यों नहीं पहुंच रही है। सर ये बताना काफी है क्या? जिम्मेदारी प्रधानाचार्य और बाकी लोगों पर डाल देना सरकार के लिए काफी है क्या? और ये इस जवाब से संतुष्ट हो जाए ये बच्चे, इस देश का भविष्य, इन बच्चों के अभिभावक संतुष्ट हो जाए कि भाई सरकार तो पूरा काम कर रही है, अब नीचे प्रधानाचार्य बटिया पलेत कर दे रहे हैं तो क्या किया जाए? सरकार की गलती नहीं है? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि जिम्मेदारी से भागने का नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, और हम इस चीज को एक कदम और आगे ले जाकर के देखने का काम करते हैं। हमने ये भी कहा आपसे कि हम इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से लेने का काम करते हैं। आपने जो हमारे संज्ञान में डाला है, सरकार उसे जरूर, 1 या 1.5 साल पहले का वाक्य है, मुझे बिल्कुल ध्यान बन पड़ता है कि ऐसी एक खबर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आई थी, और उसके बाद हमने कार्रवाई, सरकार ने हमारी कार्रवाई करते हुए पूरे स्टाफ को सस्पेंड, प्रधानाध्यापक को भी सस्पेंड करने का काम किया गया। तो ये मुझे लगता है कि आपने जो डाला है। और दूसरी बात, देखिए मैं फिर कहता हूं आपको कि अगर उत्तर प्रदेश में बदलाव नहीं हुआ होता तो हम 1,13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यय उत्तर प्रदेश की आज शिक्षा व्यवस्था पर कर रहे हैं। सर सवाल तो यही है और दर्द भी यही है कि आप बजट लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, इंप्लीमेंट क्या हो रहा है उसका? तस्वीरें क्यों नहीं बदल पा रही हैं? इन बच्चों को पौष्टिक आहार और प्रोटीन का दावा किया जा रहा है, लेकिन हकीकत क्या है? कितना बजट सर, आप तो आंकड़े निकाल कर आए होंगे, कितना पैसा आता है मिड डे मील में एक छात्र के नाम पे? एक छात्र के लिए कितना बजट आता है? देखिए मुझे लगता है कि मिड डे मील में पहले जो बजट उपलब्ध होता था, अब उससे काफी बढ़ाया गया। 3500 करोड़ रुपए का बजट हमारी सरकार ने 2022-23 के बजट में प्रावधान किया था मिड डे मील के लिए विशेषकर। दूसरी चीज देखिए, अभी आपने अपने विश्लेषण में एक शब्द कहा था कि एक स्कूल की दशा और दुर्दशा दिखाई थी, और ये बताया था कि आज से 10 साल पहले ये स्कूल बना था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसकी भी जांच अवश्य हम कराएंगे कि 10 साल पहले किन परिस्थितियों में उस स्कूल का निर्माण किया गया था कि 10 वर्ष भी वो स्कूल सही तरीके से नहीं चल पाया। 10 वर्ष भी साहब 10 साल पहले हुआ था। अगर ये 12 या 13 साल पहले हुआ होता तो आप तो ठीकरा फोड़ देते। आएंगे वापस विवेक पांडे जी। 10 साल पहले भी हमारी सरकार नहीं थी, अभी हमारे 9 साल हुए हैं। हाँ तो फिर मैं समझ रहा हूँ ना कि चलिए दुरुस्त कर दिया आपने, बहुत बेहतर है। तो यानी कि विवेक पांडे जी के समय में, उनकी सरकार के समय में स्कूल का निर्माण हुआ था, यानी सीधा विवेक पांडे जी अप्रत्यक्ष रूप से आरोप है कि साहब आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था, हम इसकी जांच कराएंगे। लेकिन विवेक पांडे जी, ये जो तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं आज की तस्वीरें नहीं है, या ये पिछले 9 साल में ये इतना ये दुर्दशा नहीं हुई है सरकारी स्कूलों की, ये बहुत पहले से इस तरह का दंश जो है ये बच्चे झेल रहे हैं। साहब इन लोगों के लिए आप लोग आवाज कभी नहीं उठाते हैं। आप पीडीए पाठशाला जरूर शुरू करते हैं, लेकिन वहां पर ए फॉर अखिलेश, एम फॉर मुलायम, डी फॉर डिंपल पढ़ाने पहुंच जाते हैं। साहब इनका ये दर्द भी समझिए ना कि किस तरह से उनको वहां पर शिक्षा मिल पा रही है, टीचर की तैनाती है या नहीं है, उन सरकारी स्कूलों में बच्चों के जाने के लिए शौचालय है उपलब्ध या नहीं है, मिड डे मील में उनको क्या भोजन मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। कुछ इस तरह की भी आवाज उठाइए ना सर, करिए ना इनके लिए आंदोलन। देखिए मंच पे उपस्थित सम्मानित पैनलिस्ट जितने भी आपके हैं, आपके दर्शकों को, आपको मेरा नमस्कार। अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति मैं चाहूंगा। मैं तो कहता हूं कि देखिए ये विषय पहली बात तो राजनीतिक होना नहीं चाहिए। शिक्षा के विषय को अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो मुझे लगता है यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप में ही आपका समय निकल जाएगा, सकारात्मक समीक्षा भी नहीं हो पाएगी, ना सकारात्मक कोई वक्तव्य आएगा। क्योंकि शिक्षा जो जिस देश में बुनियादी सुविधाओं के लिए आज भी संघर्ष करना पड़े, जिस देश की युवा पीढ़ी आज भी बुनियादी मूल आवश्यकताओं के लिए बदहाली का जीवन जीने के विवश हो, तो मुझे लगता है लानत ऐसी सरकारों पे, लानत ऐसी व्यवस्था पे, लानत ऐसे भारत पे जो भारत सिर्फ शब्दों में रह गया है और वास्तविक जो उसकी जो जमीनी संरचना है, जो उसका वास्तविक प्रारूप है, उसको हम जैसे राजनीतिक दलों ने नोच करके रख दिया है केवल अपने राजनीतिक लक्ष्यों के लिए। तो मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को स्वीकार करता हूं कि अगर ये स्थिति है तो मुझे लगता है कि अगर हमारी सरकार हो, चाहे इनकी सरकार हो, चाहे भविष्य में किसी की सरकार हो, ये स्थिति हम सारे राजनीतिक दलों के फेलियर के लिए एक कालिक समान है जो हमारे मुंह पे एक तमाचे की तरह है।
पहली बात। दूसरी बधाई दे बात, रहा हूं सर। जिम्मेदारियों से भागना इस सरकार की आदत रही है। आपको याद होगा मिड डे मील की जो बात आपने कही कि हम नहीं उठाते हैं, एक पत्रकार ने बलिया में मिड डे मील के ही प्रकरण को उठाया था, जिसके ऊपर तत्काल योगी सरकार ने एफआईआर कर दी थी। मिर्जापुर मिर्जापुर, माफ कीजिएगा, हाँ, बलिया में भी एक प्रकरण आया था मिड डे मील का। कई जगह हुए सांसदों के लिए गोद, गांव के गोद को लेकर के हमने लगातार कई मुद्दों पे प्रखर मुखर होकर के उठाने का प्रयास किया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है सामंजस्य और असंतुलन और समीक्षा समय पे ना होना, और प्रशासन के टीम 9 टीम 11 जो भी योगी जी के अधिकारियों की एक फौज है, उनके ऊपर पूरी डिपेंडेंसी का होना, ये सबसे बड़ा फेलियर है इस सरकार का, जो कि सरकारी अधिकारियों के कागजी समीक्षाओं को ही सत्य और आधार मान करके उसी को सुशासन और जीरो टॉलरेंस की दृष्टि से देखती है। मुझे लगता है योगी जी को, जिस तरह वो हर जनपद में आकस्मिक राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, आजकल वो चुनावी प्रचार में है, उनको दोपहर का भोजन भी आकस्मिक किसी मिड डे मील स्कूल में ही करना चाहिए अपने पूरे काफिले के साथ। तो मुझे लगता है शायद चुनाव तक इन बच्चों को व्यवस्थाएं बखूबी मिल जाए। आपको याद होगा सीएजी की रिपोर्ट ने क्या बताया था, यूपी बलरामपुर में 11 करोड़ का घोटाला 25-26 में, कन्वर्जन कॉस्ट, खाना बनाने की लागत और राशन हड़पने के लिए फर्जी छात्रों की संख्या दिखाकर 11 करोड़ का घोटाला कर लिया गया था। और मिड डे मील के जिला समन्वयक फिरोज अहमद खान सहित 44 लोगों पे एफआईआर दर्ज की गई। कह रहा हूं मैं, बलरामपुर में 2025 में जी। मदरसों में मिड डे मील धांधली हुई। उत्तर प्रदेश में 558 अनुदानित मदरसों में, अनुदानित मतलब सरकार के सहयोग से जो संचालित हो रहे हैं, मिड डे मील के नाम पे बड़े भ्रष्टाचार, पुराना खराब खाना परोसने की शिकायत सामने आई और सिर्फ जांच के आदेश होते हैं। यहाँ मदरसों में एफआईआर नहीं कराई इन्होंने। अब आप समझते जाइएगा, क्रोनोलॉजी भी समझ लीजिएगा। फिरोजाबाद में 11.46 करोड़ का घोटाला आता है और जाजपुर प्राथमिक विद्यालय के एक प्रधानाध्यापक द्वारा फर्जी दस्तावेज के आधार पर 11 करोड़ से अधिक के मिड डे मील फंड का गबन करने का मामला विजिलेंस पकड़ती है, जो कि इसी सरकार के माध्यम से संचालित है। सबसे बड़ी बात क्या है, सरकारी तंत्र में बैठे कुछ अधिकारी ग्राम प्रधान, प्रधानाध्यापक की मिलीभगत से आईवीआरएस पोर्टल और एक्सेल शीट में हेराफेरी करके बच्चों के हक का बजट निजी खातों में ट्रांसफर किया जाता रहा और उसके बाद भी ये सरकार सो रही थी। तो मुझे लगता है कि सरकार जो होती है वो सिर्फ एक व्यवस्था होती है जनता के चुने नुमाइंदों की। जिम्मेदार जो होते हैं उस विभाग के अधिकारी, जो जिम्मेदार पढ़ लिख करके आते हैं, जब उनको मुखिया के अंदर निष्क्रियता दिखाई देने लगती है, जब उनको समझ में आ जाता है कि ये नेता या ये मंत्री अपरिपक्व है, अब इसको हम अपने हिसाब से संचालित कर सकते हैं, तो उन लोगों को मैनेज करना बड़ा आसान हो जाता है। उनको जो रिपोर्ट आप दिखाइए वो बस हस्ताक्षर करके, क्योंकि जानकारी कुछ हो तो नहीं, प्रोटोकॉल का जानकारी है नहीं, अपने विभाग की जानकारी है नहीं, मंत्रालय की जानकारी है नहीं, कार्य कैसे करना है उसकी जानकारी है नहीं, राजनीतिक बयानबाजी और हिंदू मुसलमान करके बस सत्ता में बने रहना है। तो जब आप काम ही नहीं करेंगे, जब आपको अपने विभागों के संदर्भ की जानकारियां ही नहीं होगी, आपको अपने अधिकार क्षेत्र ही पता नहीं होंगे, सुशासन के नाम का केवल ढोंग पीटा जाएगा, तो ये स्थिति होनी है। ये स्थिति हमारे साथ भी हो सकती है। मैं बोल रहा हूं ना, अगर नकेल आपने नहीं कसी समय रहते अधिकारियों पे, कल को समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या हमारे लिए ये स्थिति चुनौतीपूर्ण नहीं होगी? समस्या ये है राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप करने में समय व्यर्थ कर देते हैं और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई होती नहीं। हम उसे इमारत उस पर खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ चिटपुट तस्वीरें बाकी जगह हमने दुरुस्त कर दिया है। आपकी अपेक्षा बजट भी बढ़ाकर मैंने दिया था। नहीं, देखिए, बजट बढ़ा करके आप उस बजट को लूट लीजिए, उस बजट का कोई अर्थ नहीं होता, औचित्य नहीं होता है। आप इस देश की जीडीपी का बजट दे दीजिए, लेकिन आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर नहीं दे पा रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण व्यवस्थाएं नहीं दे पा रहे हैं, तो सीधी सीधी बात, आपका बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार कोई हो, मेरा एक स्पष्ट जवाब होता है ऐसे मामलों में, बच्चों के प्रति अगर जो संवेदनशील नहीं है, जो अधिकारी इसके जिम्मेदार हैं, पहली बात तो इस तरह के विभाग जिनके हाथ में बजट को अलॉट करने का दायित्व होता है हर मंत्रालय में, मुझे लगता है इनके ऊपर सीधी विजिलेंस की रिपोर्ट, इनके हर महीने की विजिलेंस रिपोर्ट आनी चाहिए, इनके खातों की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। लेकिन विवेक पांडे जी, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले एक बार जरा ये दुरुस्त कर दीजिए कि किसी सीजेपी या किसी अल्फा पार्टी का इंतजार कर रहे हैं कि वो जाकर के प्रदर्शन करे, शुरुआत करे इसके खिलाफ, फिर हम जाकर वाहवाही लूटें और उसके आंदोलन को कैप्चर करें? आप लोग तो आवाज नहीं उठा रहे। हमने उत्तर प्रदेश में मिड डे मील से लेकर के प्राथमिक विद्यालयों के बंद होने का मुद्दा उठाया, लेकिन सीधे सीधे इनके जिम्मेदार शिक्षा मंत्री उसको नकारने का काम करते हैं। तो जो सरकार मंचों पे झूठ बोलती है, उस सरकार की क्रेडिटेबिलिटी क्या है वो आप स्वयं तय कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल, ये जनता भी देखेगी और हम भी इस बात पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन
केवल इस बात पर शांत बैठ जाना कि सरकार नहीं मान रही है, शिक्षा मंत्री नहीं मान रहे, बिल्कुल नहीं शांत जवाबदेही बैठेंगे, खत्म हो जाती बिल्कुल है। हम शांत नहीं बैठते हैं। हम हर मुद्दों पे, हम नीट से लेके यूजीसी से लेकर के मिड डे मील से लेके प्राथमिक विद्यालयों से लेकर के शिक्षा से लेके बेरोजगारी से लेके चिकित्सा से लेकर के उसके बाद आपके सर जितने भी पीडीएफ संसाधनों के पाठशाला आपने अभाव शुरू है, की थी, पलायन से पीडीएफ लेकर के पाठशाला हर आपने शुरू मुद्दों पे की थी, लगातार सवाल पूछ जब रहे सरकार। सरकारी स्कूलों का नमाज मर्जर अजान किया जा भाईजान रहा था, रमजान सवाल सुनिए मेहमान ना की आड़ में छुप रही है। विवेक भाई, सवाल सुनिए ना, जब जी। सरकारी स्कूलों का मर्जर किया जा रहा था उस दौरान आपने पीडीएफ पाठशाला जरूर शुरू की थी, दिखाने की कोशिश की थी कि आरोप लगाया था कि स्कूलों को बंद किया जा रहा है जबकि मर्जर किया जा रहा था, और सरकार ने आंकड़े भी रखे, जो जी। आंकड़े हैं वो बताए गए कि साहब बंद नहीं किया गया है कोई भी स्कूल, मर्जर किया गया। 1 किलोमीटर के दायरे में जो स्कूल आ रहे हैं वहां पर बच्चों को डाइवर्ट किया गया है जिन स्कूलों की संख्या 50 से कम है। तब आपने पीडीएफ पाठशाला लगाई। सर ठीक। उस पीडीएफ पाठशाला में आप ए फॉर अखिलेश, एम फॉर मुलायम, डी फॉर डिंपल पढ़ा रहे थे, तमाम वीडियो वायरल हुए। उसके नहीं। बाद से लेकर आज तक, और इस बात को कितना समय बीत गया ये आपको भी पता है। सर इन बच्चों के मेरी लिए, बात आ जाए। सरकारी स्कूलों के लिए कौन सा आंदोलन किया आपने, कौन से समाजवादी पार्टी के मेरी नेता बात आ सड़क जाए, पर सुन उतर कर लीजिए, आए? मेरी बात आ जाए। हाँ मेरी बात आ जाए। आप ही की मीडिया ने कवर किया था अभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को लेकर के ही। अभी विगत सप्ताह ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हरदोई में, बलरामपुर में और समाजवादी पार्टी ने बाकायदा हजरतगंज में प्रदर्शन किया है। दिक्कत यह है कि आप जैसे ईमानदार मीडिया के लोग तो दिखा देते हैं, लेकिन जिनको भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया के लोग, जो लोग देखना चाहते हैं, वो लोग दिखाने हमको पसंद नहीं करते ऐसे मुद्दों पे दिखाना। उससे बड़ी बात एक कंक्लूड कर दूं, बस आपने एक सवाल पूछा इसलिए कंक्लूड करना जरूरी है। पीडीएफ पाठशाला हमने आयोजित की थी लोगों का ज्ञानवर्धन करने के लिए। वो सरकारी सहायता से नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोग अपने अपने जिलों में चौपाल लगा करके बच्चों को जागरूक करके संवैधानिक अधिकारों के मूल्यों को पढ़ाने का काम कर रहे थे। क्यों इन सरकार ने पढ़ाने पे एफआईआर करना शुरू कर दिया हमारे कार्यकर्ताओं पे? नहीं साहब, ये बताइए, ठीक है यहाँ पर काउंटर है सर, यहाँ पर हाँ। काउंटर है। जब आप बच्चों को वहां पर अखिलेश यादव जिंदाबाद, ए फॉर अखिलेश यादव, एम फॉर मुलायम सिंह ये पढ़ाएंगे तो ये तो डाइवर्ट कर रहे हैं ना सर आप। ठीक उसी हम तरह, कम से कम संविधान पढ़ा, सुन लीजिए, एक सेकंड सुनिए ना, सवाल पूरा हो जाने दीजिए। हाँ, ठीक है, ठीक उसी तरह 2016 में जिस तरह से आपने स्कूली बैग बच्चों को देने की योजना शुरू की थी और उस पर पीछे अखिलेश यादव की फोटो लगवा दी थी, रोकना पड़ा था चुनाव आयोग को उस बच्चों को बैग वितरित करने के लिए। हालांकि योगी सरकार की इस मामले में तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने कहा कि सरकार का जो बजट है, सरकारी पैसा है, वो खराब ना हो, इसलिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अखिलेश के छपे हुए बैग बंटवाए थे, याद होगा साहब आपको। आप बोलिए, आगे बढ़िए, मैं पूरी बात कर रहा हूँ। बस यही हो गया, सवाल जवाब दीजिए ना साहब। ठीक, अब मैं जवाब दे देता हूँ। चलिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। कौन सी सरकारी योजना ऐसी है जिसपे आज मोदी योगी जी के, उत्तर प्रदेश में योगी जी की या पूरे राष्ट्रव्यापी स्तर पे मोदी जी की फोटो आपको नहीं दिखाई देती है? कोई एक सरकारी योजना मुझे बता दीजिए। कोई ऐसी एक सरकारी योजना आप बता दीजिए जिससे स्कूली छात्रों पर उसका प्रभाव पड़ा हो। नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि अगर हमने पीडीए चौपाल लगाई जिसमें हम संविधान पढ़ा रहे थे और वहां पे अगर अखिलेश जी की जय जयकार हो गई, तो आपको गलगोटिया का भी जिक्र करना चाहिए। जब जेवर एयरपोर्ट का इंटरव्यू हुआ, ये उद्घाटन कर रहे थे मोदी जी, और गलगोटिया से बच्चों को जबरन बसों में बिठा करके ले जाया गया और वहां नमो नमो और मोदी जी की जयकार लगवाई जा रही थी। योगी जी के तमाम रैलियों के मैं उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं जहां पे फर्जी स्कूलों से, विद्यालयों से, कॉलेजों से बच्चों को ला करके बसों में योगी जी की जयकार कराई जाती है। स्कूल फर्जी नहीं होते हैं साहब। नहीं, मैंने कहा फर्जी तरीके से ला करके, फर्जी तरीके से बच्चों को ला करके। अब आप देख लीजिए, कांवड़िया चल रही है इस समय, कांवड़ यात्रा हो रही है। बताइए जरा, कौन से राज्य में कांवड़ यात्रा के लिए एक सप्ताह बच्चों का स्कूल और विद्यालय बंद कर दिया जाता है? बताइए, क्या ये मानक के अनुकूल है? अक्सर उठाता रहता हूं, और पिछली बार कांवड़ यात्रा में जब उस बीएसए ने इस आदेश लागू किया था कि सरकारी स्कूल के टीचर बीएसए कांवड़ियों के पैर दबाएंगे, वो एक लाइन और जोड़ देता हूं, आदेश था और इस पर मैंने चर्चा की थी, सवाल पूछा था भारतीय जनता पार्टी। अरे सुन तो लीजिए, एक लाइन और जोड़ दे रहा हूं, आपका ज्ञानवर्धन होगा, आप इस पे बेहतर सवाल पूछ पाएंगे विकास जी से। उत्तर प्रदेश में वैदिक विद्यालय, वैदिक सांस्कृतिक कर्मकांड के विद्यालय, जहां पे धर्म पुराण वेदों की है साहब, हमारी लिस्ट में है वो सवाल। अगले स्तर पर आऊंगा, अगले स्तर पे आ जाऊंगा। मदरसों को लेकर कितना बजट दिया है, संस्कृत विद्यालयों को लेकर के, गुरुकुल को लेकर के क्या बजट दिया है, उस पर आप मेरे सवाल को पहले मन का भी सवाल पूछ लेंगे साहब। नहीं, ठीक बात है। मैं वही तो कह रहा हूं कि 489 करोड़ का बजट आपने दिया मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए। अब आपका डिप्टी सीएम कह रहा है कि हर मदरसे से आतंकवादी निकलता है, तो मैं कह रहा हूं 489 करोड़ क्या बजट आप 398 करोड़ के आसपास देते थे
बढ़ाया ना, 489 किया। अरे 2000 करोड़ से ज्यादा तो अल्पसंख्यक बोर्ड को दिया है साहब, कहाँ है? 489 करोड़ तो एक इकाई है, और चलिए। 10 करोड़ रुपए तो केवल कंप्यूटर लैब के लिए नाम पे दिया आएंगे गया। सर, वापस लेकिन आएंगे आज और इस तक पर भी मदरसे विस्तार से इनके, अगले आज तक अगले योगी सेकंड सरकार आपने इस पर मदरसों को चर्चा कर आधुनिक लेंगे। नहीं कर पाई, एक बार पैसा बाकी कहाँ तीनों गया? मेहमानों को इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि 20 मिनट का वक्त बीत गया। जी जी आसिफ जी नियाजी जी। साहब, ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, और इसके अलावा आज मदरसे में 2 प्रमुख पदों को समाप्त कर दिया गया है, आलिम और फाजिल। ये अब मुस्लिम तमाम स्कॉलर कह रहे हैं, तमाम मदरसे के लोग कह रहे हैं कि साहब देखिए, पहले शुक्रवार की छुट्टी बंद करा देते हैं, उसके बाद अलग अलग नीति ले आते हैं मदरसों को लेकर के, अब ये 2 महत्वपूर्ण जो है पद वो खत्म कर दिए। सरकार कह रही नहीं कि इससे शिक्षा नीति में सुधार होगा, पारदर्शिता आएगी। आसिफ नियाजी साहब, समस्या क्या है? सभी पैनलिस्टों को मेरा, सबसे बड़ी समस्या जो इसमें आके खड़ी हुई है वो है उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड अधिनियम 2004। और इस अधिनियम के अंतर्गत जो 2004 में मदरसा बोर्ड अधिनियम बना था, उसमें अरबी और फारसी की परीक्षाएं, जिसमें तहतानिया, फौकानिया, मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल और फाजिल, जी इतनी परीक्षाओं का संचालन किया जाता था। जी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अभी जो आदेश आए हैं, तो उन्होंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कामिल की और फाजिल की परीक्षाएं हैं, जिनका स्तर जो है स्नातक और परा स्नातक के बराबर होता था, बीए और एमए के बराबर होता था जी, उन परीक्षाओं को अनवैलिड करार दिया है। अब उन परीक्षाओं को अनवैलिड करार देने से एक बहुत बड़ी समस्या जो खड़ी हो गई है, वो समस्या ये खड़ी हो गई है कि अब क्या इन परीक्षाओं को, जिनको अनवैलिड करार दिया गया है, कहीं और इनका समायोजन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करिएगा, ये तो बता ही रही है बीजेपी, और सरकार भी बता रही है कि साहब जिस तरह से मदरसों को लेकर के एक जिस एजुकेशन को उसमें शामिल किया गया, जिस तरह से मदरसा एजुकेशन में धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, मॉडर्न सब्जेक्ट को ऐड किया गया, उसी तरह से आगे इस तरह का पैटर्न भी बदला जाएगा। तो थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा ना नियाजी साहब? नहीं, मदरसा आधुनिकीकरण के अंदर जो केंद्र सरकार की योजना थी, उस योजना के अंदर शुरू से ही अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान और कंप्यूटर साइंस की शिक्षा दी जा रही थी, जिसका सारा का सारा बजट जो है केंद्र से आया था, जो इस समय बंद है, और शिक्षकों का मानदेय भी उसमें बंद कर दिया गया है। अब उससे एक बड़ी समस्या जो मुस्लिम समाज के सामने खड़ी हुई है, वो समस्या ये खड़ी हुई है कि जो डीलिंक हो गए हैं ये ग्रेजुएशन के लिए जो मुस्लिम मदरसे के बच्चे, अब उनके सामने अपनी शिक्षा को दोबारा कंटिन्यू करने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक तो पहले से ही मुस्लिम शिक्षा का ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है। ये जवाब लेंगे क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, ये इसका जवाब लेंगे। लेकिन अब वापस चल रहे हैं शिक्षक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के। आऊंगा नियाजी साहब प्लीज, समाज में संख्या और भी कम रह जाने वाली है। वेट आऊंगा आपके पास। राजेश गौतम साहब, मैं बधाई दूंगा और तारीफ करूंगा विवेक पांडे जी की। उन्होंने बहस की शुरुआत में, चर्चा की शुरुआत में कहा कि शिक्षा जैसा जो महत्वपूर्ण शब्द है उसे राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाए। आप शिक्षा विभाग से जुड़े रहे, शिक्षक संगठन से जुड़े हुए, कांग्रेस से भी जुड़े हुए, लेकिन यहाँ पर हम आपकी राय चाहेंगे एज ए शिक्षक, ये तस्वीरें जो है विद्यालयों की, ये कैसे बदलेंगी? आप वहां पर पढ़ाते रहे बच्चों को, आपको हकीकत पता होगी कि क्या समस्याएं आती हैं और कैसे उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। राजेश गौतम जी। देखिए गोस्वामी साहब नमस्कार, और सभी पैनलिस्ट भाइयों को नमस्कार। ये अभी ये जो आपने तस्वीरें दिखलाई हैं कि बच्चों के सब्जी केवल मसाले में घोल के दी जा रही है, ये 2 साल पहले का हमारे पास अभिलेख है कि आप भी गूगल में सर्च कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील के तहत एक बच्चे पर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। सर ये 2 मैं साल पूछ रहा था, और जहां तक मेरे पास जो आंकड़े हैं 6, ये सर बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और मैं चाह रहा था कि आप इस सवाल को उठाएं, क्योंकि शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, दुरुस्त कीजिएगा मुझे, 6 रुपए कुछ पैसे प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के लिए, और जो जूनियर के बच्चे हैं उनके लिए शायद 10 रुपए जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी नहीं, तो वही एकदम यही है।
कि हमारे यहाँ प्राइमरी के बच्चों का 2 साल पहले मैंने अपनी प्रिंसिपल से पूछा कि कितना बजट बच्चों को आता है, तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा हम तो नहीं कुछ करते हैं, जो एनजीओ पका पकाया खाना सप्लाई कर रहे हैं वो बताते हैं कि 6 रुपया प्रति बच्चा मिल रहा है। जी भाई साहब, इस समय 10 रुपए का एक समोसा मिलता है, 6 रुपए में ये कोई भी कंपनी, कोई भी एनजीओ बच्चे को मिड डे मील कैसे आपूर्ति करेगा, मेरी ये बात समझ से परे है। बहुत बड़ा सवाल है और अभी बिल्कुल बहुत बहुत विकास सत्य की बात आपने कही राजेश गौतम साहब। लेकिन प्लीज मैं माफी चाहूंगा, टोक रहा हूं आपको, एक चीज और दुरुस्त करते चलिए कि ये व्यवस्था कब से है? ये क्या 10 साल या पहले की सरकारों में भी इतना ही पैसा आता था, या फिर ये कम ज्यादा हुआ है, घटोतरी बढ़ोतरी हुई है इस पैसे में? ये मिड डे मील अब 10 साल पहले 6 रुपए की अहमियत कुछ और थी, उसको बढ़ा के कुछ और कर देना चाहिए। 10 साल पहले जो 6 रुपए की वैल्यू थी, अगर आज की तारीख में उस पैसे को आज बढ़ा के हम 20 रुपया कर दें, तो मेरे खिलाफ हिसाब से कि बच्चों को रोटी और सब्जी बेहतर तरीके से मुहैया कराई जा सकती है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी हमारे आदरणीय भाई जो बीजेपी से बैठे हैं, विकास जी, इन्होंने बताया कि इतना पैसे का इन्होंने जो अंतर बताया है कि 2600 करोड़ रुपया पहले आता था, 26,000 करोड़ रुपया, अब उसको 1 लाख से ऊपर कर दिया है। तो मेरी यही नहीं समझ में आता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीज है वो मिड डे मील है। और मिड डे मील की व्यवस्था ये इंदिरा गांधी के समय से चली आ रही है। 1995 में समाजवादी पार्टी ने इसकी शुरुआत की थी। हालांकि चल रहा था देश में बहुत पहले से, लेकिन 1995 से इसकी शुरुआत की गई थी और पहले पका हुआ भोजन नहीं मिलता था। परिजनों को, जो बच्चे होते थे उनके अभिभावकों के खातों में पैसे भेज दिए जाते थे। गोस्वामी जी, हमने पढ़ाई शुरू की है 1971 से जी, 1971 से मैंने पढ़ाई शुरू की है, और उस समय भी हमको बेसन की पकौड़ियां, किसी दिन दलिया, किसी दिन अन्य कुछ खाना मिलता था, और बेहतर क्वालिटी का 1971 आया है। घर से कभी कुछ ले नहीं जाते थे। तो जो मनसा है हुकूमत, ठीक है राजेश जी, आपकी बात बिल्कुल समझ गए। एक ऐसा आपकी बात शायद मुझे लगता है सभी पैनलिस्टों को समझ में आ गई कि आप बजट बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जो व्यवस्था है मिड डे मील के नाम पर, ये जो आप पैसा देते हैं प्रति छात्र, वो बहुत कम है। और यही वजह है कि ऐसे बच्चों को उनकी सब्जी की थाली से सब्जी गायब है, रोटी हाथ में लेकर खानी पड़ रही है, थालियां नहीं मिल रही है, नमक रोटी परोसा जा रहा है, उसकी वजह यही है। ठीक है, थाली के लिए सुशील त्रिवेदी जी आपके पास, राजेश जी आऊंगा प्लीज। सुशील त्रिवेदी जी, आप भी रिटायर्ड टीचर हैं, आपकी नजर में कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे इन विद्यालयों की तस्वीर सुधर सकती है और इन बच्चों को पौष्टिक आहार मिल सकता है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ कॉल किया। आपका चैनल उत्तरोत्तर वृद्धि करे, ये मेरी कामना है। अच्छा विषय आपने निकाला है, शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विषय अपने देश के लिए, देश की भलाई के लिए बहुत आवश्यक विषय है। वास्तव में कई चीजें हैं, जैसे शिक्षकों का नियमित प्रशिक्षण हो, विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विकास हो, डिजिटल शिक्षा का विस्तार हो, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति और उसे सुनिश्चित किया जाए, सीखने के स्तर पर नियमित आकलन किया जाए, और अभिभावकों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए कि वो अभी तो देखें आकर उनके बच्चे कहाँ पहुंच रहे हैं, क्या देख रहे हैं। पहले ऐसा होता था, हम लोग बचपन में हमारे अभिभावक जाते थे, पंडित जी से मिलते थे, बात पूछते थे बच्चों के विषय में। अब कोई अभिभावक केवल बच्चे को छोड़ देता है और कुछ देखता सुनता नहीं है। इसी प्रकार मिड डे मील पर जो बहस हो रही है, वास्तव में है, ऐसी दशाएं कहीं कहीं हैं, सब में तो नहीं है, लेकिन कुछ जगह हैं जिसमें सुधार की जरूरत है, लेकिन ये थोड़ा मॉनिटरिंग से ही संभव है। ठीक है, अब एक योजना आपने, हमारे जो विकास पांडे जी बैठे हुए हैं भाजपा से, इनके समय में चलाई गई कि वो गोद लेंगे, अधिकारी लोग एक विद्यालय को गोद लेंगे, लेकिन वो, मैं ऐसा सुना हूं कि वो कभी गए नहीं विद्यालय। सर वो कागज में लिया हुआ है ना गोद, और हाँ, बीएसए
कागज में गोद बीएसए लिए को हुए दिया। वो स्कूल, वो सांसद जिन्होंने गांव गोद लिए हुए थे वो भी कागज में लिए हुए, जमीनी हकीकत कुछ और है। बहुत बहुत वो धन्यवाद भी नहीं आपका। गए। सुझाव देने के नहीं, लिए वापस सुन। आएंगे आपके पास। विकास पांडे जी, 3 बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठे, उन पर बारी बारी से जवाब दीजिए। विवेक पांडे जी ने साफ तौर पर सवाल उठाया मदरसा के बजट को लेकर के और नीतियों को लेकर के। आसिफ नियाजी साहब का दूसरा सवाल था कि जो स्नातक और प्रास्नातक के समकक्ष जो डिग्रियां थी उन पर आपने बंद किया, 2 पदों को आपने खत्म किया, उसकी वजह क्या थी, क्या सरकार को ऐसी वजह लगी। तीसरा, राजेश गौतम जी ने बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया है कि साहब आप 6-6.5 रुपए दे रहे हैं प्राइमरी के बच्चों के लिए, 10 रुपए दे रहे हैं जूनियर के बच्चों के लिए, और फिर आप उम्मीद ये कर रहे हैं कि 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाए और 150 कैलोरी उनको, माफ कीजिएगा, 600 कैलोरी भोजन दिया जाए। कैसे संभव हो पाइएगा साहब? 6 और 10 रुपए में क्या खिला देंगे बच्चों को? उमेश जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है सबसे पहले नीचे से शुरू करता, लेकिन मैं अपने विवेक भाई की बात का जवाब जी। मुझे लगता है कि मदरसे से बहुत प्रेम है मेरे विवेक भाई को, शायद इसीलिए वो मदरसे पे बार बार फोकस कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में संस्कृत शिक्षा को भी बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने उससे भी ज्यादा काम करने का प्रयास किया। चाहे आपका लखनऊ के अंदर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान हो जिसे हमने विश्वविद्यालय का दर्जा दिया, और चाहे तमाम से ऐसे संस्कृत पाठशालाओं के उन्नयन के लिए, उनके उत्थान के लिए हमने 550 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का प्रावधान किया। जो इनकी सरकार में लगभग 100 करोड़ रुपए संस्कृत शिक्षा को लेकर के इन्होंने 2016-17 के बजट में प्रावधान किया। फेवरेट टॉपिक पर जा रहे हैं आप विवेक जी के। नहीं, कोई बात नहीं, मैं अभी इनके टॉपिक पे ही आ रहा हूँ, लेकिन अब इन्हें मदरसों से प्रेम क्यों है आपको मालूम है? इन्होंने ये सवाल इसलिए उठाया क्योंकि मदरसों के शिक्षकों के लिए ये एक बिल लेकर के आए थे और सामान्य शिक्षकों के अधिकारों से ज्यादा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए इन्होंने काम करने का प्रयास किया। इसलिए शायद इन्हें उसकी ज्यादा चिंता हो रही थी कि मदरसों के लिए आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन यही है कि उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ने संस्कृत शिक्षा पर भी उतना ही काम किया है। चाहे मदरसों की बात कर लीजिए, अभी मदरसों का सर्वे जब हमने चालू किया था उमेश भाई, तो यही सब लोग तमाम तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे थे। अरे मदरसे बंद कर दिए जाएंगे, मदरसे खत्म कर दिए जाएंगे, और तमाम सी ऐसी बातें की जा रही थी। कितने मदरसे बंद कर दिए गए, और जो बंद भी हुए होंगे वो निश्चित तौर पर ये मान लीजिए कि उनके दस्तावेज किसी कमी की वजह से बंद हुए होंगे, या उनके जो आधुनिकीकरण को लेकर के सरकार ने प्रयास किया। देखिए, आधुनिक शिक्षा से जुड़ने का अधिकार सभी को है, हम सबको याद है। दूसरी चीज, हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने जो सवाल छोड़ा कि जो आजिम और फाजिल की डिग्री को लेकर के, मुझे लगता है आजिम और फाजिल की डिग्री को लेकर के जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहल की है, ये सरकार की पहल से पहले एक आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में, शायद 5 नवंबर 2024 में पास किया था सुप्रीम कोर्ट, और उसमें ये कहा गया था, जो एक केस था अंजुम कादरी जी का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि मदरसा जो संस्थान है वो हायर एजुकेशन की डिग्रियां नहीं दे सकते जी। ये उसी का एक इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है। तो इसमें ये मान लेना कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, सरकार की जबरदस्ती हम इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है। अच्छा, दूसरी बात रही इसकी एक उमेश भाई, कि अगर कहीं किसी के हितों का कहीं टकराव हो रहा है, तो मेरा विनम्रता के साथ आग्रह है, मेरे मुस्लिम स्कॉलर साथी बैठे हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, तो एक बार सुप्रीम कोर्ट में हम अर्जी दे सकते हैं। नहीं, लेकिन साहब, आरोप यह है कि मॉडर्नाइज के नाम पर और रेगुलेट करने के नाम पर आप मदरसा एजुकेशन को खत्म करने जा रहे हैं, इस बात का डर है? नहीं, देखिए, डर तो मैंने पहले कहा आपको कि डर के आगे जीत है। मुझे लग रहा है डर से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि डरने का दौर अब खत्म हो चुका है। तो डरने की आवश्यकता किसी को नहीं है। उत्तर प्रदेश में हम सबके हितों का ध्यान रखने में विश्वास रखते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मैंने संस्कृत पे भी हमने काम किया है, संस्कृत शिक्षा को लेकर के भी काम किया है। अगर मदरसों की आप बात करते हो तो हमने संस्कृत शिक्षा पे भी काम किया है। तो ये मुझे लगता है कि एक व्यवहारिक बात है। दूसरी चीज, हाँ, ये बात बिल्कुल सच है जो हमारे दूसरे साथी कह रहे थे, 10 रुपए और 6 रुपए, वाकई में मुझे लगता है कि आज ये नाकाफी नहीं, बहुत नाकाफी। तो साहब 9 साल में आपको नहीं दिखाई पड़ी ये चीजें? मिड डे मील जैसी नहीं। देखिए, मिड डे मील के बजट का आकार लगातार हमने बढ़ाया है, ऐसा नहीं बढ़ाया है। तो ये मिड डे मील के आकार का हमने बढ़ाया है। वो बता तो रहे, वो 10 साल पहले के भी आंकड़े बता रहे हैं, तब भी इतना ही पैसा आता था। 6 रुपए कुछ पैसे प्राइमरी के लिए, 10 रुपए कुछ पैसे जूनियर के लिए। तो अगर आपने 9 साल में बजट बढ़ाया होता, कि मुझे लगता है 10 रुपए के आसपास तो प्राइमरी के लिए पहुंच ही गया होता ना, लेकिन वो आज भी वहीं पर टिका हुआ है।
नहीं, बेसिक प्राइसिंग हो सकता वही हो, क्योंकि एक केंद्र ने एक और सपोर्टिंग लागू की थी। उन्होंने कहा था कि जो अनाज लगेगा प्राथमिक विद्यालयों में या मिड डे मील में, वो केंद्र ने स्वयं बियर करने का, जो 60% हिस्सा केंद्र का होता है, उसके अलावा जो अनाज लगेगा वो भी केंद्र सरकार ने बियर करने का प्रावधान इस योजना में शामिल किया है हमारी सरकार। मिला के केंद्र और राज्य सरकार के बीच में ये मिड डे मील का बजट फंसा हुआ है और इस वजह से बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि केंद्र और राज्य के बीच में फंसा हुआ है। नहीं साहब, आप कह रहे हैं ना 60% वो देंगे, 40% सरकार, राज्य सरकार देगी। बिल्कुल, देखिए ये कोई उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, ये मुझे लगता है कि ये पूरे देश के लिए यही प्रावधान है। 60% हिस्सा केंद्र बियर करता है उसका, और 40% बिल्कुल ये प्रावधान है, लेकिन ये तस्वीरें भी सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है विकास जी। मैंने बताया ना कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और तमाम प्रदेशों की ये तस्वीरें जो इसी देश का हिस्सा है। विवेक पांडे जी, सरकार जो है मदरसों के लिए अतिरिक्त बजट दे रही है भाई। आप 398 करोड़ दे रहे थे, सरकार 459 करोड़ दे रही है। फिर भी आपको लग रहा है कि मदरसा शिक्षा को समाप्त करने की कोशिश हो रही है बीजेपी में। क्यों भाई, वो बजट क्यों जारी करते अगर समाप्त करने की कोशिश होती? सर अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। बातें स्पष्ट रूप से पहले एक तो रख दूं, मैंने मदरसों के आधुनिकीकरण या उनको दिए गए बजट से पे सवाल नहीं उठाया। मैंने सवाल ये उठाया था कि आप संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विद्यालय और गुरुकुल, वैदिक गुरुकुलों को बजट नहीं दे रहे हैं। सवाल ये था मेरा, चूंकि ये भावावेश में भाजपा की एक पुरानी परिपाटी है कि जहां मदरसे, मुसलमान, हिंदू भाईजान, अजान, रमजान की बात आती है, ये तुरंत एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि इनकी पुरानी परिपाटी है। तो यही तो आपकी मांग थी ना साहब की मदरसों के लिए मेरी मांग क्या थी मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए। जैसे आप किया करते थे, आप वो कर रहे हैं, उसमें भी परेशानी है आपको। मेरी बात तो मैं ही रखूंगा ना, मेरी बात आने दीजिए। हाँ देखिए, 900 से अधिक मान्यता प्राप्त संस्कृत विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश में संचालित हैं, उसमें 723 ऐसे थे जिसकी मान्यता आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार या मुलायम सिंह जी की सरकार में दी गई। यानी 73 मात्र नए, 900 प्लस अभी हैं, 73 मात्र नए विद्यालय संस्कृत के योगी सरकार में शुरू हुए हैं। एक बात तो योगी सरकार ने धर्म और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य क्या किया? सनातन की सरकार कही जाती है, हिंदुत्व की सरकार कही जाती है, संत की सरकार कही जाती है। एक बात। दूसरी बात, आपने अभी तक जो टोटल बजट दिया है संस्कृत विश्वविद्यालयों को, चाहे वो आवास के लिए हो, चाहे भवन निर्माण के लिए हो, चाहे छात्रवृत्ति के नाम पे, वो बजट इनका कुल मिलाकर के है 450 करोड़ के आसपास। लेकिन जब बात मदरसों की आती है, 489 करोड़ तो आपने केवल आधुनिकीकरण के नाम पे दिया, 100 करोड़ वाला कंप्यूटर के लिए दिया, उसके अलावा 2000 करोड़ प्लस का बजट आपने अल्पसंख्यक बोर्ड को दिया। तो मेरा सीधा सवाल है, इस समय वैदिक गुरुकुल जहां पे पठन पाठन, वेद पुराण, शास्त्रों की शिक्षा, हवन यज्ञ पूजा सिखाई जाती है, मात्र 64 है उत्तर प्रदेश में। तो कैसी योगी सरकार है भाई, कैसी संत की सरकार है ये? क्योंकि आप चाहते ही नहीं कि लोग वैदिक शिक्षा ग्रहण करें, आप चाहते ही नहीं, और इसीलिए आप शंकराचार्य को टारगेट करते हैं, क्योंकि शंकराचार्य गुरुकुल चलाते हैं, वैदिक गुरुकुल चलाते हैं, और यही कारण है ये लोग चाहते ही नहीं कि इनके मठों का वर्चस्व कम हो। शंकराचार्य की बात कर रहे हैं आप? अभी मुक्तेश्वरानंद जी के विद्यालय से प्रतिवर्ष तो आज की डेट में अधिक बच्चे, आज की डेट में उस गुरुकुल के सबसे प्रिय छात्र है ना अखिलेश यादव। नहीं, वैदिक शिक्षा की बात हो रही है, मुझे लगता है यहाँ पे छात्र की बात, छात्र जी का जिक्र किया, इसलिए नहीं, मैं उन छात्रों की बात कर रहा हूँ जिन बटुकों को इन्होंने पिटवाने का काम किया था। विकास जी जवाब देंगे। ठीक है विवेक जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया है, बिल्कुल। उनकी बात हो रही है, योगी आदित्यनाथ चाहते ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में लोग सनातनी शिक्षा ग्रहण करें। योगी आदित्यनाथ चाहते ही नहीं है कि उनके मठ का वर्चस्व कम हो, यही कारण है। मैं क्यों बोलने दूंगा भाई, मेरा आजकल योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी को भगवा कुछ ज्यादा पसंद आने लगा है, और ये नजर आ रहा है, ये उत्तर प्रदेश देख रहा है। आजकल समाजवादी पार्टी को भगवा कुछ बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय में जय श्री राम गूंज रहा है। शुरुआत कर रहे हैं अखिलेश यादव जय श्री राम से, योगी सरकार आई और बराबर गुरुकुल में पहुंच रहा है मुक्तेश्वरानंद के। अब मुक्तेश्वरानंद भी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा सनातनी हो गए। ठीक है सर, सनातन का ठेकेदार कौन है, इस पर फिर से बहस कर लेंगे, बैठा लेंगे आप लोग, बारी बारी से बैठा लेंगे साहब। सनातन का असली ठेकेदार कौन है? आज पर रहिए ना प्लीज। लखनऊ गंज का आखिरी संस्कृत विद्यालय भी बंद हो चुका है, पता कर लीजिए, जाइए पता करिए विकास जी। विकास जी और विवेक पांडे जी, ठीक है।
आप ओके। लोग आरएसएस की शाखाओं में जाते हैं, भगवा पसंद यही आ कारण गया। है कि आप लोगों को तो उत्तर विवेक प्रदेश भाई की को वास्तविक कितना स्थिति भगवा का पसंद ज्ञान आया नहीं है, है। ये केवल और योगी आदित्यनाथ जी को राजनीतिक भगवा न पसंद वेदों आ का रहे ज्ञान है, हैं, न पुराणों का ज्ञान है, न और साहब शास्त्रों अब का ज्ञान जवाब तो है। देने दीजिए ना विवेक अन्यथा जी, अगर उनको आपने ज्ञान बहुत होता तो आप वो एक वैदिक आपने गुरु दुखी रख दिशा में काम दुखी करते रख पर हाथ रख दिया, अब उनको जवाब तो देने दीजिए। ज्ञान की ठीक दिशा है, में काम लास्ट करते प्लीज, टाइम खत्म हो रहा है। विवेक जी, साहब, विकास जी जवाब दीजिए प्लीज। जी देखिए, सबसे पहली केशव चीज देव मौर्य के मदरसों के प्रति एटीट्यूड की चर्चा भी होना चाहिए। बजट की बात तो हो बिल्कुल रही होनी है, चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अरे कितना अब निगेटिव मैं एटीट्यूड दिखाया है अरे जिन भाई, मुझे मदरसों में सुनने राजा दे। राम मोहन राय, मुंशी प्रेमचंद, देख रहे हैं ना एपी उमेश अब्दुल जी, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, उमेश जी रुकिए देख रुकिए रहे हैं रुकिए। मौलाना ना, आजाद जैसे देख लोग रहे हैं रह गए, उमेश जी, वहां वो और दर्शक भी तो मियाँ जी देखेंगे, साहब ये बगल में जी तो सवाल, देख ही रहे हैं भैया, मियाँ जी आप साहब देखो, ये सवाल आपके विवेक मंत्री का पांडेय बयान से है। आप देखेंगे विवेक भाई। एक कहता है कि चलिएगा आधुनिकीकरण वापस, करो, ठीक है, दूसरा ओके, कहता है कि विकास जी। आतंकवादी पैदा हो रहे हैं। बताइए। नहीं साहब प्लीज, हाँ ये तो नहीं, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना विकास पांडे जी। आज ही का बयान है, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि मदरसा वो बांग्लादेश का हो, पाकिस्तान का हो, भारत का हो, आतंकवादी पैदा हो रहे हैं। तो साहब कष्ट नहीं होगा नियाजी साहब को? नहीं, मुझे लगता है कि इस देश में एक पिक्चर बनी थी, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, याद है ना? अरे सर, जिन संवैधानिक मदरसों में पदों पर मौलाना बैठे हुए लोग आजाद अगर पहले पिक्चरों का हवाला प्रधानमंत्री देने थे, लगेंगे, उदाहरण देने लगेंगे आप कलाम सिनेमा साहब का, जी, फिर तो साहब और भी बहुत सारी पिक्चरें बनी है। फिर आप क्यों दर्द होता है साहब कि अब्दुल को जो है वो नमाजी दिखाया जाता है 5 वक्त। सर प्लीज उस पर मत जाइए ना, फिर डाइवर्ट हो जाएगा। वापस आइए मुद्दे पर और जवाब उसमें दीजिए। बयान की गुरुकुल से इस वक्त दूरी शिक्षा क्यों को है? बहस जब कर केशव मौर्य पे आपका सवाल विषय आया है। तो पूरा जवाब तो सुनो ना। प्लीज जवाब मेरा मैं तय करूंगा उमेश भाई, कम से जी कम जी, इतनी प्लीज मुझे आजादी प्लीज होनी चाहिए कि प्लीज मुझे मेरा प्लीज जवाब विवेक तय भाई, करने प्लीज दिया जाए। प्लीज विवेक भाई रुकिएगा। मैं विकास तो जी, बोल ही नहीं रहा भाई, मेरा टर्न विकास नहीं जी तो मैं पूरा बोल ही नहीं कीजिए। रहा। जी, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये तय हो जाना चाहिए कि जो आज केशव मौर्य पर सवाल उठा रहे हैं वो एक बार तस्लीमा नसरीन को भी पढ़ लें, अभी उनका बयान आया है, उन्हीं के समाज से आती है। केशव मौर्य तो इसलिए बदनाम कर रहे हैं आपकी, वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे उप मुख्यमंत्री हैं। अरे भाई, वो आपके ही समाज से आती है, क्यों बाइकआउट कर दिया था बांग्लादेश ने उनका? आपके समाज ने क्यों बाइकआउट कर दिया था, और क्यों बाइकआउट होता है सर आपका पूरे आ जाइए ना विश्व वापस, के फिर अंदर? आप तो मुझे फिर लगता है कहेंगे, कि फिर वो इस सवाल मुद्दे पर उठाएंगे, जाने से फिर वो सवाल दूसरी उठाएंगे बात, कि उमेश ठीक है भाई, उनकी मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन आप क्या 2 शब्द बोल पाएंगे केशव प्रसाद मौर्य के लिए कि नहीं ये गलत बयानबाजी है? नहीं बोल पाएंगे ना अरे भाई, साहब, तो इसलिए मुद्दे पर ये रहिए। मैं कह ही नहीं रहा हूँ। केशव प्रसाद मौर्य ने तस्लीमा नसरीन के बयान को एक कदम आगे बढ़ा दिया है, तो मुझे लगता है तस्लीमा नसरीन अपने बयान पर जब क्षोभ व्यक्त कर देंगी तो केशव तस्लीमा प्रसाद नसरीन मौर्य का बयान भी स्वतः ही गलत खत्म था हो जाएगा। और केशव प्रसाद का बयान भी गलत है। अब मेरी बोलिए, बात, तस्लीमा बोलिए नसरीन विकास का भाई। एलिगेशन दीजिए। नहीं बोल पाएंगे ना, उमेश प्लीज भाई, इसलिए नहीं है। रुकिए, उमेश वापस भाई, आइए। उमेश भाई, गुरुकुल एक मिनट उमेश गुरुकुल के बजट को लेकर बताइए, संस्कृत विद्यालय के बजट को लेकर बताइए। चलिए मैं सीधा आरोप है कि आप जो है ज्यादा सनातनी बनते हैं, लेकिन आप जो बजट है वो मदरसा के लिए ज्यादा दे रहे हैं। चलिए, बताइए। मुझे लग रहा है 100 करोड़ रुपए से 450 करोड़ 500 करोड़ की 4 गुना ज्यादा होता है ना संस्कृत शिक्षा के लिए, होता है ना। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी की सरकार में जो छात्रवृत्ति का दायरा था वो 300 छात्रों तक था मुस्लिमों में। झूठ बोल रहे हैं, अब ये झूठ बोल रहे हैं, अब ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं साहब, आंकड़े अभी आंकड़े आपके कैसे मंच पे झुटलाया झूठ जा बोल सकता रहे है? हैं। 108 करोड़ का बजट हमने संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने के लिए लखनऊ में दिया, वो विद्यालय कहाँ है? मेरे संस्कृत 4 मंजिला इमारत बन गई थी, उस विवेक जी और विद्यालय को विकास रोकने जी का काम को किया इन्होंने। उस संस्कृत विश्वविद्यालय को रोकने का काम किया एक बात। और वैदिक गुरुकुल मात्र 64 क्यों है? वो वैदिक गुरुकुल भी जो खुले वजीफा हैं, दिया जा रहा था, नहीं दिया वो जा रहा हमारी था। पार्टी की सरकार में चल रहे थे, खुले थे। आपने आपने उन लोगों को अनुदान क्यों नहीं एक सेकंड रुकिए, किया? एक सेकंड उनको विवेक दिए भाई, जाने वाले एक सेकंड अनुदान को रुकिए बंद विवेक करने भाई, का काम क्यों विवेक किया? भाई एक सेकंड, उन वैदिक गुरुकुलों को अनुदान क्यों बंद किया? एक सेकंड मेरा रुकिए सीधा विवेक सवाल भाई, है, वैदिक प्लीज गुरुकुलों को केवल 2 लोगों को योगी दिखाइए सरकार ने स्क्रीन पर, अनुदान 2 देना लोगों बंद को, कर विवेक दिया। को, विवेक जी को और विकास जी को। हाँ, एक सीधा सेकंड सवाल रुकिए पूछिए। विवेक भाई, अब रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं, अब ये आखिरी बीच का में 2 बोल मिनट रहे हैं। बचा हुआ है। विकास भाई आप जवाब देंगे, आपने संस्कृत विद्यालय के लिए, गुरुकुल के लिए बजट क्यों कम रखा, मदरसे के लिए ज्यादा क्यों किया? हाँ, सीधा जवाब बराबर ले कर लीजिए, देते भाई। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि मदरसों के लिए या संस्कृत शिक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहीं बजट के कमी करने का काम नहीं किया, पहली चीज। दूसरी चीज, फिर झूठ बोल रहे हैं, अब ये झूठ बोल रहे हैं, फिर 100 से करोड़ और फिर से 400 झूठ करोड़ बोल रहे कैसे हैं। अंतर नहीं अब बताया? आप चलिए झूठ बोल रहे बोलिए। हैं तो झूठ थोड़ी सुनेंगे। 489 करोड़ ज्यादा अरे होता है साहब कि 350 करोड़ ज्यादा पूरी होता बात है? आप फैक्ट के अभी साथ आपने कहा सही से 350 रखेंगे तो करोड़ आप बोलने दे रहे दूंगा हैं। ना। आप गलत अगर बयानबाजी करेंगे, गलत आंकड़े रखेंगे तो कैसे चलेगा? अब ये गलत आंकड़े खुद ही प्रस्तुत कर रहे हैं, अरे भाई, बताइए मैं क्या रुकिए ना साहब, मैं बैठा हूँ बोल रहा हूँ विवेक भाई, इसके लिए मैं बैठा हूँ बोल रहा हूँ, प्लीज प्लीज विकास जी जल्दी से पूरा कीजिए, हालांकि टाइम कम बचा है। मुझे लगता है सबसे पहली चीज 69,195 छात्रों को लाभान्वित करने के लिए छात्रवृत्ति, संस्कृत छात्रों को छात्रवृत्ति देने का हमारी सरकार ने काम किया। समाजवादी पार्टी की सरकार में यह दायरा 300 छात्रों तक सीमित था और विद आयु के साथ
आयु का कंपल्शन लगा हुआ था समाजवादी ठीक है। पार्टी की सरकार में। और उसके बाद आप समझ लीजिए 18 नए गुरुकुलम आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाएंगे, जिनको लेकर के बजट में खोले प्रावधान जाएंगे, किया गया है। वो खोले 5 जाएंगे। सरकारी 19 और से 13 प्रस्तावित PPP है, मॉडलों पर खोले वो जाएंगे। 19 से प्रस्तावित है, आज तक नहीं खुले। 19 से कागजों पे प्रस्तावित है, आज तक नहीं खुले। यही तो सवाल है मेरा, 19 से नहीं यही तो प्रस्तावित मेरा है। सवाल है। 19 साहब 19 में तो प्रस्तावित नहीं है विवेक पांडे जी, नहीं, ये शिलान्यास तक आंकड़ा नहीं आपका किया गलत है। आपने। 19 में प्रस्तावित नहीं है, ये आंकड़ा 2019 से आपका गलत प्रस्तावित है, है। ये आंकड़ा आपका गलत है। प्लीज पूरा कीजिए विकास पांडे जी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर 13 नए गुरुकुलम आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाएंगे, मैंने ये कहा था। पहले तो आप ये समझ लीजिए, जिसमें 5 सरकारी और 13 पीपीई मॉडल के शुरुआती चरण में अरे गाजियाबाद साहब, आप आगे क्या करने जा रहे हो वो नहीं पूछ रहा हूँ अब की बार बजट क्यों नहीं दिए? नहीं, बजट दिया गया है। किसने कहा बजट नहीं दिया गया है? बता तो रहे हैं, विवेक जी भी बता रहे हैं, आप भी बता रहे हैं दिया गया है, कि 4 गुना का अंतर किया गया है। जी बता तो रहे हैं, आंकड़े यही बता रहे हैं कि 4 गुना का अंतर किया गया। जितना आपने संस्कृत विद्यालय को लेकर दिया है, उससे 4 गुना ज्यादा मदरसों को बजट दिया गया इस बार। मदरसे बोर्ड का बजट आप मदरसों की शिक्षा के लिए नहीं जोड़ सकते। संस्कृत का जो बजट है वो संस्कृत की शिक्षा के लिए जोड़ा गया है। आप पहले तो इस चीज को, मुझे लगता है मदरसे जो बोर्ड है उनके लिए जो बजट दिया जाता है, उनके प्रावधान का, उनकी इम्प्लीमेंटेशन का दायरा बड़ा है। आप ये भी एक बार इसके विषय में भी चर्चा कर लीजिएगा। उसका दायरा, मदरसे बोर्ड का दायरा, उसके इम्प्लीमेंटेशन का दायरा बड़ा मीरा जी साहब, लास्ट कमेंट आप बताइए। उसका दायरा बड़ा है इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मदरसों के बजट को अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ बोर्ड से जोड़ा गया है। तीनों का सामूहिक बजट है वो। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से दोनों डिग्रियों को खत्म किया गया है, कामिल फाजिल की डिग्रियों को खत्म करके जो मुसलमानों की शिक्षा में रोड़े अटकाए गए हैं, उसके लिए संस्कृत संपूर्णानंद विश्वविद्यालय की तरह जो शास्त्री की और आचार्य की डिग्री का प्रावधान है, उस तरीके का प्रोविजन सरकार लाए, उसको उन डिग्रियों को मान्यता दे, वरना मुस्लिम समाज की शिक्षा बहुत पीछे पिछड़ जाएगा। एक लाइन में जवाब दीजिए विकास पांडे जी, इसके पीछे का तर्क क्या है? आपने ये जो 2 महत्वपूर्ण डिग्रियां खत्म की हैं, एक लाइन में जवाब दीजिए, तर्क क्या है सरकार का? मैंने पहले ही कहा था आपको कि 5 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आधार बना करके उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस कदम को एक कदम आगे इंप्लीमेंट करने का काम किया है। दूसरी बात, मुझे लगता है अगर किसी को भी ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय से उनको हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में एक रिवीजन दायर कर सकते हैं, उसको लेकर के अपील कर सकते हैं। वैकल्पिक व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है भाई। वैकल्पिक व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। निर्णय का इंप्लीमेंटेशन भी है नियाजी भाई। सरकार की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी समझिए इंप्लीमेंटेशन ना नियाजी भाई, सुप्रीम कोर्ट के समायोजित करने की निर्णय बात कही है, वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही है। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी तो होगी ना सरकार की, वैकल्पिक व्यवस्था तो देनी पड़ेगी ना। और ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि पिछली जो डिग्रियां हासिल कर चुके हैं उनकी नौकरियों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और नहीं, ये तो आश्वासन दे चुकी है सरकार। ये भी आप पढ़ कर आया करिए नीरज जी भाई, ये आश्वासन सरकार दे चुकी है। जिन्होंने डिग्रियां हासिल कर ली थी उन पर कोई प्रभाव फर्क नहीं पड़ने वाला है, आगे से ये समाप्त किया जा रहा है। तो ये तो दुरुस्त कर देता हूँ, ये मैं ही आपको आश्वासन दे देता हूँ विकास भाई की ओर से। लेकिन माफी चाहूंगा आप सभी मेहमानों से, वक्त इजाजत नहीं दे रहा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि मदरसा बनाम संस्कृत, बजट किसका भारी? और आखिरकार बजट बढ़ाने के बावजूद शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर क्यों नहीं बदल रही है? पहले छात्रों को जेन जी और उसके बाद जेन अल्फा जनरेशन में डाइवर्ट क्यों होना पड़ रहा है? ये बड़ा सवाल है। इसको सोचने के लिए सरकार और विपक्ष दोनों को चाहिए कि एक साथ बैठकर कम से कम शिक्षा नीति पर राजनीति दूर रखी जाए और इस विषय को जमीनी हकीकत पर उतारा जाए, ताकि इन देश के भविष्य का सपना साकार हो सके। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए नेशन 9 समाचार।